हेलो प्यारे बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे डिफरेंट बॉडी को डिफरेंट तरीके से चार्ज करने के लिए। तो हम लोग पढ़े थे क्या क्या ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए क्या कौन कौन सा मेथड पढ़े थे। बाई फ्रिक्शन मेथड, बाई कंडक्शन मेथड, यानी कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, फ्लो। बाई इंडक्शन मेथड, बाई थर्मोनिक इमिशन, बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाई फील्ड इमिशन। आज हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ। सी COULOMB, कूलम्स लॉ। इसको एक नाम से और जानते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। बच्चे क्या होता है, तो कूलम साहब ने एक्सपेरिमेंटली ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंटली एक रिजल्ट दिए। वो कहें तो हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ experiment, on the basis of experiments, Coulomb's law states that, क्या बोले, तो कूलम साहब ने बाय एक्सपेरिमेंट बताएं कि यदि दो चार्ज, कोई चार्ज Q1 हो और दूसरी चार्ज Q2 हो, यदि दो चार्ज किसी भी डिस्टेंस पर रखा हो, किसी भी दूरी पर रखा हो, तो उनके बीच एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तभी हम फिलहाल मान ले रहे हैं कि दोनों प्लस है। और हम पीछे फर्स्ट क्लास में ही बता चुके हैं कि जब दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों के बीच रिपल्सन होता है। तो ए चार्ज इसको धक्का देगा इस साइड में और ए चार्ज इसको धक्का देगा इस साइड में। हम मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव हो। यदि दोनों निगेटिव होता तो ये दोनों के बीच भी रिपल्सन आता। तो ये चार्ज Q2 जो है, चार्ज Q1 को इस साइड धक्का देगा और चार्ज Q1 जो है Q2 को इस डायरेक्शन में धक्का देगा। यदि एक पॉजिटिव होता और एक निगेटिव होता, तो ये दोनों के बीच क्या पिछले क्लास में बताए हैं, यदि प्लस और प्लस दो एक साथ आएगा तो रिपल्सन होगा, माइनस प्लस तो अट्रैक्शन। यदि प्लस माइनस तो भी अट्रैक्शन और माइनस माइनस तो भी रिपल्सन। यदि दो चार्ज सेम नेचर का हो तो रिपल्सन होगा, और यदि दोनों चार्ज अपोजिट नेचर को हो तो अट्रैक्शन होगा। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। तो कूलम साहब ने बोले कि यदि दो चार्ज किसी भी डिस्टेंस पर रखा हो तो उसके बीच एक फोर्स अप्लाई होता है। वो फोर्स अप्लाई होता है, उसी को हम लोग कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं। तब देखिए निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ, दोनों
Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा और Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं इसका भी डिस्टेंस आर है तो इसके भी डिस्टेंस आर है, तो ये दोनों के बीच एक फोर्स अप्लाई होगा। यदि Q1 पे यदि Q2 F फोर्स अप्लाई करता है तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ तो Q1 भी Q2 पर F फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये कूलम्ब साहब ने हमें क्या स्टेटमेंट दिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल कि मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखे बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of electrostatic force या इसी को ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, is directly proportional to directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इस स्टेटमेंट को समझिए क्या कह रहा है। कूलम्ब साहब ने कहे कि यदि दो चार्ज, मान लेते एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, यदि दो चार्ज Q1 और Q2 किसी भी दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फोर्स जो होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे कूलम्ब साहब ने कहे। बच्चे कोई दिक्कत है? एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा कूलम साहब ने क्या बोले कि यदि दो चार्ज, मान लेते एक Q1 चार्ज हो गया और एक Q2 चार्ज हो गया, यदि इन दोनों के बीच डिस्टेंस r है तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स, इन दोनों के बीच जो लगने वाले फोर्स इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड उनके बीच के दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा स्टेटमेंट। यदि दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आया। ये क्या है, ये क्या है बच्चे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट के का वैल्यू हमें मालूम हुआ 9 इंटू 10⁹। अब इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम का स्क्वायर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। बच्चे देखिए कोई दिक्कत है, फिर से मैं रिपीट करता हूं कूलम साहब के बार स्टेटमेंट को। यदि दो चार्ज किसी भी दूरी पर रखा हुआ हो, मान लेते हैं r डिस्टेंस पर रखा हुआ हो, तो उस इन दोनों के बीच जो लगने वाले फोर्स होते हैं उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं दोनों का कंबाइन कर कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यदि हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्स क्या आ गया, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें K के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि K है क्या। तो इसका SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ K इज, सॉरी भाई, क्या है SI यूनिट ऑफ K इन वैक्यूम। वैक्यूम में K का वैल्यू क्या होगा, या SI यूनिट ऑफ K इन किसी मीडियम में क्या होगा। तो हम K का वैल्यू वैक्यूम में क्या निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यदि हम K का वैल्यू मीडियम में तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन। अब हमें पता करना है कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो लिखिए वेयर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जो है एक मीडियम का प्रॉपर्टी है, तो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है, रिले एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो है एप्सिलॉन जो है एक मीडियम का प्रॉपर्टीज है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एप्सिलॉन क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इस दोनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या हो गया हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी हम कह सकते हैं, बच्चे यहां पर लिखिए, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो देखिए म्यू आर क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इंप्लाई दैट एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और ये रिलेट किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कोई दिक्कत है बच्चे? तो देखिए नोट में करके लिखिए, नोट पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज if if charge if both charge if both charges placed in वैक्यूम, यानी दोनों चार्ज किसमें हो, वैक्यूम में हो, तो हमारा दोनों चार्ज के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो ये मान लेते हैं हमारा Q1 है और ये Q2 है, इसके बीच डिस्टेंस क्या है, R है, इस पे फोर्स F लगा, इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स F लगेगा, तो इन दोनों के बीच जब चार्ज वैक्यूम में है तो क्या हो जाएगा, इस पे फॉर्मूले फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। दूसरा, यदि किसी मीडियम में रखा हुआ यही चार्ज, ये कोई मीडियम है, ये क्या है, मीडियम। तो इन दोनों बीच का डिस्टेंस आर है, तो इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा जिसको हम एफ एम यानी मीडियम कह रहे हैं। एफ एम, एफ एम इन एनी मीडियम। यदि किसी मीडियम में लग रहा रखा हुआ तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी ये मीडियम। इसका वैक्यूम में कर देते हैं तो इसे भी लिखते हैं। देखिए बच्चे, लिखिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखिए मीडियम में हमारा फोर्स कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मीडियम का है। हमें पता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, फोर्स मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं 1 बाई, इसको सिर्फ रीअरेंज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए तो ये क्या है, जब हम दो चार्ज को वैक्यूम में रखते हैं उनके बीच लगने वाले फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो वैक्यूम में फोर्स लगा बाई एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी किसी भी मीडियम फोर्स लग रहा है, जितना वैक्यूम में फोर्स लग रहा है उसका 1/रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी यदि कोई भी चार्ज वैक्यूम में यानी 10 न्यूटन लग रहा है, यदि किस दो चार्ज के बीच यदि वैक्यूम में 10 न्यूटन लग रहा है, यदि किसी मीडियम में हम रखेंगे तो उसका उस पर फोर्स लगना, जो फोर्स लग रहा है वो एप्सिलॉन और से डिक्रीज कर जाएगा, यही कहने का मतलब है। यानी किसी भी मीडियम में यदि हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो वहाँ फोर्स जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, उस मीडियम में रहने की वजह से क्या होता है, वो फोर्स डिक्रीज कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम डिक्रीज बाय 1/ER टाइम्स।
तो हम क्या लिख सकते हैं, इन मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स will decrease will decrease will decrease by 1 by एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कोई दिक्कत है बच्चे? इसी को एप्सिलॉन आर को ही एक तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। बच्चे दिक्कत है तो बताइएगा, तो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करिए। अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी होता है, तो कुछ डेटा है उसको लिख लीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट मीडियम। पहला लिखिए फॉर एयर, वन, फॉर ग्लास, सिक्स, फॉर वाटर, 81, फॉर मेटल, इन्फिनिटिव। ये होता है बच्चे डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी। यदि हम सपोज करते हैं, एग्जांपल से हम एक दिखाते हैं। यदि एक चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज है 9 माइक्रो कूलम, और एक चार्ज जो है इसको मान लेते हैं Q1, दूसरा चार्ज प्लस 9 माइक्रो कूलम, ये Q2 हो गया। ये दोनों बीच का डिस्टेंस 3 मीटर लेते हैं, तो लिखिए। और एक इसमें है, ये वैक्यूम में है। मीडियम क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम मीडियम में ये रखा हुआ है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। ये दोनों बीच के फोर्स क्या होगा? बाई कूलम्स लॉ के अनुसार वैक्यूम में है तो फॉर्मूला क्या बताए थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम बताए हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू, देखिए माइक्रो में है तो इसको कूलम में लिखेंगे, तो 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा? 3 के होल स्क्वायर। अब देखिए इससे यहाँ पे हम लिखते हैं
ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ देंगे। तो एफ बराबर क्या आया हमारा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 31 और 81 इंटू 10⁻⁻12 बाई 9, कैंसिल हो गया। अब कितना आया, 81 इंटू 10⁻⁹ 12 माइनस 3 न्यूटन। यानी हम दो चार्ज Q1 जो 9 माइक्रोकूलम का है और Q2 जो 9 माइक्रोकूलम का है, यदि ये दोनों के बीच यदि हम फोर्स निकालते हैं, कहाँ, वैक्यूम में, ये मान लेते हैं वैक्यूम में फोर्स, तो कितना आया फोर्स, 81 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यदि इसी चार्ज को यदि हम किसी मीडियम में रख दे, वाटर में रख दे, इसी चार्ज को यदि हम वाटर में रखते हैं और सेम डिस्टेंस रहता है Q1 और Q2, ये दोनों बीच का डिस्टेंस R है, यानी Q1 बराबर कितना है, +9 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर +9 माइक्रोकूलम, +9 माइक्रोकूलम और 3 मीटर। तो वैक्यूम में था तो मीडियम में कितना फोर्स लगेगा, F मीडियम, F वैक्यूम बाय मीडियम क्या है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी। वैक्यूम में कितना फोर्स लगा, 81 इंटू 10⁻⁻³ 81 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। अब वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बच्चे, 81, अभी हम बताए हैं वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 81, यानी हम 81 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना इस पे फोर्स लग रहा है, -10⁻⁻³ न्यूटन, यानी कह सकते हैं 0.001 न्यूटन। यदि किसी भी मीडियम में यदि चार्ज रखते हैं तो उस मीडियम में जो फोर्स लगता है वो वैक्यूम में रखने की अपेक्षा बहुत कम लगता है। तो कह सकते हैं हम क्या, कि फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स ऑफ वैक्यूम बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कोई बच्चे दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंटें हैं कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग, तो नोट हम लिखते हैं। पहला, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर Coulomb's law is applicable for only point charges. Coulomb's law applicable for only point charges. लेकिन कूलम्स लॉ जो एप्लीकेबल सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है, लेकिन हमें लार्ज बॉडी के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, यानी बॉडी चार्ज बॉडी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका डायमेंशन बहुत निग्लिजिबल होता है। यदि दो चार्ज के बीच फोर्स निकाल रहे हैं उनके बीच के डिस्टेंस से, तो हम लिख सकते हैं बट इट इज applicable
but it is applicable for charge bodies, applicable for charge bodies with negligible dimension, negligible dimensions in comparison to the distance between them। ये बिटवीन लिखते हैं, यानी कहने का मतलब है कि मान लेते हैं एक चार्ज प्लस Q1 और दूसरा चार्ज प्लस Q2, ये दोनों के बीच डिस्टेंस R है, तो ये दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू होता है, यदि ये वैक्यूम में है तो कोई मीडियम नहीं है, जब तक मीडियम नहीं कहा जाए तो समझिए वैक्यूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यदि कोई ये बॉडी है, इस पे चार्ज कैपिटल Q है और एक दूसरा पॉइंट चार्ज स्मॉल q लार्ज डिस्टेंस पे है, यानी मान लेते हैं इसका रेडियस r है, यानी स्मॉल r जो है वो बहुत ज़्यादा है कैपिटल R से, तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं कूलम्स लॉ को। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यदि ये दो बॉडी है, ऐसा भी हो यदि इसका रेडियस R हो, इस पे चार्ज Q1 है और एक बहुत दूर इसका रेडियस भी R हो, ये बॉडीज है, इस पे चार्ज Q2 है, ये दोनों का बीच के डिस्टेंस R हो, लेकिन R बहुत 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 ज़्यादा हो कैपिटल R से, इसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चे तो बताइएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़े कि कूलम्स लॉ जो है, या हम कर सकते हैं कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कूलम साहब जो बोले वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है, लेकिन हम लोग अप्लाई कर देते हैं बॉडीज के लिए भी। यदि वो बॉडीज का डायमेंशन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, मान लीजिए निग्लिजिबल हो, दो चार्ज रखे हुए उनके बीच के दूरी से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, तो नोट 2, देखिए बच्चे, एक चार्ज मान लेते हैं Q1 है
Q2 है। ये दोनों का बीच जो फोर्स लगता है, ये दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स है क्या, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ये तो हम पढ़े हैं। तो इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स ये दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन के एलोंग लग रहे हैं। इन दो पॉइंट चार्जेज के बीच जो फोर्स लग रहे हैं उन फोर्स जो है ये दोनों चार्जेज के मिलाने वाले लाइन के एलोंग लग रहे हैं। ये नहीं है कि फोर्स इसके इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये नहीं है। ये दोनों चार्ज के बीच मिलाने वाले लाइन के डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसी चीज को हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेना है। लिखिए, द फोर्स acting on one point charge on one point charge due to the other point charge is always along the line joining between two charges, दोनों चार्ज के बीच जो लाइन ज्वाइनिंग करते हैं उस लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगते हैं, ये कह रहा है। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, ये भी हम लिख लेते हैं। इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, opposite in डायरेक्शन। क्या मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि Q2 जो है Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और Q2 पे Q1 के द्वारा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। यानी कह सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन
Q2 ड्यू टू Q1, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हम यहां से कह सकते हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू निगेटिव साइन ऑफ फोर्स ऑफ Q2 ड्यू टू Q1। तो ये क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इक्वल टू हम कर लेते हैं F। कोई दिक्कत है बच्चे? नहीं तो बताइए, नोट डाउन करिए इसको। इससे पहले नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए कॉपी में। तीसरा पॉइंट पे हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलते हैं? वैसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इज कंजर्वेटिव इन नेचर। वैसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, वैसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। इट मीन्स, लिख सकते हैं, इट मीन्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स it means work done by electrostatics force is independent to independent is independent from path followed by particle, independent from path followed
बाय पार्टिकल। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है एक क्लोज लूप में जीरो होता है, उसे भी हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है। चौथा, इट इज वैलिड फॉर इट इज वैलिड फॉर सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। काम नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लेते हैं एक स्मॉल चार्ज क्यू है, इसके सराउंडिंग में बहुत से चार्जेस हैं, Q1 हो गए, Q2 हो गए, Q3 हो गया, Q4 हो गया, इसी तरह से डॉट 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 Qn हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि ये दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहे होंगे, मान लेते हैं ये दोनों चार्ज के बीच फोर्स लग रहे होंगे, क्या Q1 या F1, Q1 के वजह से, तो इन सबके रहने की वजह से या ना रहने की वजह से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मान ले Q2, F2 फोर्स लग रहा है, Q3, F3 फोर्स लगा रहा है, Q4, F फोर्स लगा रहा है, Qn, Fn फोर्स लगा रहा है। तो इस ये और इसके बीच जो फोर्स लग रहा है इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि Q4 है या नहीं है, रहेगा फिर भी फोर्स इतना ही लगेगा, नहीं रहेगा फिर भी फोर्स इतना ही लगेगा। ये हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए वैलिड होता है। तो इसे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, टू पॉइंट चार्जेज, टू पॉइंट चार्जेज इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट, इज independent is independent to is independent of presence या absence of
प्रेजेंस या absence ऑफ प्रेजेंस या absence ऑफ अदर चार्जेस, other charges. So the principle of superposition is valid. is valid कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन वैलिड होता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि अदर चार्ज वहां पे मौजूद है या नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेज, सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। तो हम देख लीजिए, यानी ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है, ऐसे डॉट डॉट करते करते ये चार्ज Qn है। यदि इस पे हम फोर्स निकालते हैं Q पे, तो इसके वजह से हमारा क्या लगा F1, इसके वजह से F3, इसके वजह से F2, इसके वजह से Fn। तो क्या होगा, F1 क्या है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1। F2 क्या है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स, इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, F1 F2 F3 डॉट 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 Fn। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ तक, और फिर उसके बाद आगे क्लास में देखेंगे। नोट डाउन कीजिए।